देखो, हम जैन फिलोसफी पढ़ रहे थे, जैन दर्शन में। और हमने उनका एक सिद्धांत देखा था, अनेकांतवाद। ये एक आधारभूत सिद्धांत देखा था जैन फिलोसफी का, अनेकांतवाद। मतलब देखो, मूल रूप से जैन फिलोसफी बता क्या रही है कि जो वस्तु है, इस वस्तु के अनेक धर्म हैं। अनेक धर्म, धर्म मतलब वही गुण। अनेकांतवाद को पढ़ने में हमको यही समझ आया कि वो बता पा रहे हैं कि ये जो विश्व है, इसमें अनंत वस्तुएं हैं। प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण या धर्म जिसको वो कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। मतलब ये कोई एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अनंत वस्तु है संसार में, और उस एक वस्तु के अनंत धर्म। ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति इस वस्तु को देखता है, तो इन अनंत धर्मों में से, इन अनंत धर्मों में से केवल एक धर्म का ही वो प्रत्यक्ष कर सकता है। केवल अनंत धर्मों में से केवल एक धर्म का ही प्रत्यक्ष कर सकता है। सभी धर्मों को एक साथ नहीं जान सकता। एक धर्म या एक से ज्यादा धर्म का तो ज्यादा, अनंत धर्मों को एक साथ नहीं देख सकता। अब जब ये व्यक्ति इस वस्तु के अनंत धर्मों को देख ही नहीं सकता, वो केवल कुछ या एक धर्म को देख सकता है, तो अब इस जो व्यक्ति है, जो वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म को देखकर और फिर जो कुछ कहेगा या जो उसका स्टेटमेंट होगा, वो कैसा होगा? सापेक्षिक होगा। सापेक्षिक, निरपेक्ष नहीं हो सकता। निरपेक्ष नहीं हो सकता। सापेक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक दृष्टिकोण से ये है, अन्य दृष्टिकोण मुझे नहीं पता। मतलब देखो, सापेक्ष कहने का मतलब क्या है कि यह भी सही है, और निरपेक्ष कहने का मतलब क्या है? यह भी सही है। यह निरपेक्ष और सापेक्ष में अंतर हो गया। सापेक्ष का मतलब क्या है? मैं जो देख रहा हूं वो ये है और ये सही है। हो सकता है कुछ और भी सही हो, लेकिन जैसे आप कहते हो नहीं यही सही है, इसका मतलब क्या है? आपने निरपेक्ष स्टेटमेंट दे दिया। और जैन फिलोसफी कह रही है कि आप निरपेक्ष स्टेटमेंट तो दे ही नहीं सकते। जैसे ही आपने निरपेक्ष स्टेटमेंट दे दिया, आप गलत हो गए। क्योंकि जब वस्तु के आप समस्त गुणों को देख ही नहीं सकते हो, तो आप कोई भी निरपेक्ष स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? ठीक है ना। तो देखो, ये जो अनेकांतवाद था, इसी अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसी अभिव्यक्ति, इसी अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसी अभिव्यक्ति क्या है? स्यादवाद के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? स्यादवाद। ठीक है। तो अब जैन दर्शन में हमको दूसरा सिद्धांत पढ़ना है, स्यादवाद। अनेकांतवाद पढ़ा हमने, दोनों रिलेटेड ही हैं। अगला इसमें सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद, स्यादवाद, इसी को एक दूसरे नाम सप्तभंगी नय के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसको एक दूसरे नाम सप्तभंगी नय के नाम से भी पूछा जा सकता है। सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय। अब देखो, सप्तभंगी नय और स्यादवाद। सप्तभंगी नय नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, सप्त मतलब सात, और भंग, भंग मतलब होता है कथन, और नय मतलब स्टेटमेंट। ठीक है। तो सात प्रकार के कुछ स्टेटमेंटों की बात होगी, उसी को सप्तभंगी नय कहते हैं।
स्यादवाद, दो शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं, स्याद और वाद। स्याद का हमको सामान्य अर्थ ऐसा दिखता है कि शायद कहना चाह रहे होंगे, शायद, और वाद मतलब जो कथन कहना है। लेकिन स्याद का अर्थ शायद, हमको ऐसा लगता है कि स्याद का अर्थ होगा शायद, क्योंकि अभी हमने अनेकांतवाद पढ़ा, अनंत दृष्टि है, अनंत धर्म है वस्तु के, उन अनंत धर्मों में से हमको एक धर्म का ज्ञान है। तो हम शायद शब्द का उपयोग तभी करते हैं जब हमको कंफर्म नहीं होता है, किसी चीज या वस्तु के बारे में हमको कंफर्म नहीं होता, तो हम शायद शब्द का यूज करते हैं, कि कह देंगे ना कि शायद वस्तु लाल है, शायद वस्तु गोल है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद भी वही कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद का अर्थ शायद निकालना गलत होगा। स्याद का जो वास्तविक अनुवाद है वो होगा सापेक्षतया। ये स्याद शब्द का वास्तविक अर्थ है, ये स्याद शब्द का वास्तविक अर्थ है। अब मतलब देखो यहां पर स्यादवाद है, स्यात भी, स्यात लिखते हैं जब उसको अकेला लिखते हैं तो ऐसा स्यात। ठीक है, तो स्याद का अर्थ क्या है, सापेक्षतया। और जैसे ही सापेक्षतया आया मतलब क्या है, ये जो स्यादवाद है हमारे ज्ञान की सापेक्षता को बताता है, हमारे ज्ञान की सापेक्षता को बताने वाला सिद्धांत है। मतलब वो ये कह रहा है कि हमको जो भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो सापेक्षतया है, इसलिए हमारा जो भी कथन होना चाहिए वो सापेक्षतया है, निरपेक्ष हमारा कोई भी कथन नहीं हो सकता। यदि हम निरपेक्ष कथन कहने लगेंगे, जो भी मैंने उदाहरण बताया, तो हम एक गलत टाइप का स्टेटमेंट दे रहे होंगे। तो स्यादवाद देखो तो शाब्दिक अर्थ है कि ये क्या है, सापेक्षता, मतलब सीधी सी बात है, वस्तु की सापेक्षता का सिद्धांत है या वस्तु के सापेक्षता का सिद्धांत संबंधी है। देखो हमको जब स्यादवाद पे क्वेश्चन आएगा कि जैन दर्शन के स्यादवाद सिद्धांत को समझाइए, तो डायरेक्ट उसका शाब्दिक अर्थ मत बताना, शुरुआत कहां से करना, अनेकांतवाद से, कि ये जो स्यादवाद है जैनियों के अनेकांतवादी सिद्धांत की ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति, क्योंकि जो अनेकांतवाद है ये तत्व मीमांसा सिद्धांत है इनका, जो स्यादवाद है वो अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसी अभिव्यक्ति है। ठीक है, ज्ञान मीमांसी अभिव्यक्ति हो गई। ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति, फिर क्या बताएंगे कि ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति हो गए, फिर बताएंगे कि यह जैन दर्शन का, जैन दर्शन लिखो या जैनियो लिखो, जैन दर्शन के परामर्श, परामर्श संबंधी, परामर्श मतलब जजमेंट, परामर्श संबंधी मत को प्रकट करता है, मत को प्रकट करता है, जैनियों के परामर्श संबंधी मत को प्रकट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर वही जो हमने अनेकांतवाद में लिखा है ना, कि जैनियों के अनुसार विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, इन अनेक वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्मों, अनंत धर्मों में से, वस्तु के अनेक धर्म हैं, इन अनेक धर्मों में से, या ऐसा लिख सकते हैं कि इन अनंत धर्मों का ज्ञान साधारण मनुष्य को नहीं हो सकता, वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान साधारण मनुष्य को नहीं हो सकता, एक समय में नहीं हो सकता।
साधारण मनुष्य साधारण मनुष्य वस्तु के केवल एक ही धर्म को जान सकता है। वस्तु के केवल एक ही धर्म को जान सकता है। साधारण मनुष्य वस्तु के केवल एक ही धर्म को जान सकता है। एक ही धर्म को जान सकता है। ठीक है, ये तो अपन अभी तक पढ़ ही चुके हैं। अब देखो, जब आप कह रहे हो कि वस्तु के अनंत धर्मों में से केवल एक धर्म का ही ज्ञान हमको हो सकता है, तो ये परामर्श संबंधी मत है इनका। तो अब जब आप किसी वस्तु के संदर्भ में कोई जजमेंट देते हो कि फलानी वस्तु गोल है, चपटी है, काली है, पीली है, नीली है या नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप वस्तु के अनंत धर्मों में से केवल एक ही धर्म को देख सकते हो, अतः जो भी तुम्हारा परामर्श रहेगा उसमें नए, परामर्श के लिए एक शब्द यूज करते हैं वो नए। जजमेंट, जजमेंट का हिंदी परामर्श, और परामर्श के लिए एक शब्द यूज करते हैं नए। नए मतलब होता है न्याय वाक्य। मतलब ये जो नए है, वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्मों की अभिव्यक्ति नए वाक्य के रूप में होनी चाहिए, ऐसा। वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म का ही ज्ञान जब हो रहा है, तो अब हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या है, नए वाक्य के रूप में होना चाहिए। मतलब वो परामर्श को ही नए कह रहे हैं, बस आप ये समझ लो ट्रांसलेशन। जजमेंट को जैसे परामर्श कह रहे हैं, या परामर्श को क्या कह रहे हैं, नए। ठीक है ना। और नए, जैसे ही परामर्श के लिए हम नए शब्द का यूज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो अपना नए या परामर्श दे रहे हैं उसमें हमको क्या है, स्यात् शब्द जोड़ना होगा। स्यात् शब्द जोड़ना होगा। उसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, स्यात् शब्द जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने परामर्श में या नए में स्यात् शब्द जोड़ते हैं, हमारा ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। प्रमाणिक ज्ञान की श्रेणी, हमारा ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, समझ रहे ना। आंसर की शुरुआत यहां से करेंगे, फिर अपना वही अनेकांतवादी विचार यहाँ पे लिख रहे हैं कि अनंत धर्म है, अनंत धर्मों में से केवल एक धर्म का ज्ञान व्यक्ति को होता है, इसलिए व्यक्ति एक धर्म को जान सकता है। और जब उस एक धर्म की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसके लिए नए शब्द का यूज किया जाता है। और अपने ज्ञान में प्रमाणिकता लाने के लिए, अपने नए में प्रमाणिकता लाने के लिए हमको क्या है, स्याद शब्द यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप क्या है, इस स्यात का अर्थ बताओगे। इस स्यात शब्द का अर्थ बताओगे। यहां तक स्यात। अब इसके बाद आप क्या है, स्यात शब्द का अर्थ बताओगे। स्यात, और क्या बताओगे, स्यात का मतलब संभावना या अनिश्चितता नहीं है, बल्कि सापेक्षता है इसका। सापेक्षता मतलब ये हमारी ज्ञान की सापेक्षता को बता रहा है। क्या, स्यात शब्द। स्यात शब्द संभावना संशय को नहीं इंगित कर रहा है, बल्कि स्यात शब्द क्या बता रहा है, हमारे ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। स्यात शब्द हमारे
ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। हमारे ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। संशय संभावना स्यात् का अर्थ नहीं है, क्योंकि देखो अभी आलोचना जो करेंगे ना वो लोग ये कहेंगे कि स्यात् का अर्थ मतलब है संशय संभावना, इसलिए अपन पहले ही बता दे रहे हैं कि स्यात् शब्द का अर्थ संशय संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको ज्ञान सही नहीं हो पा रहा और हम अंदाज में बात कर रहे हैं, शायद नहीं है, बल्कि क्या बता रहे हैं, हमारे सापेक्षता का सूचक है। आप पहले बता दे रहे हो कि भाई हम तो साधारण मनुष्य है, हम अनंत धर्मों को नहीं देख पा रहे हैं, हम एक धर्म को देखा है, इसलिए हमने क्या है उसके आगे स्यात् शब्द जोड़ दिया है। स्यात् शब्द जोड़ दिया है क्योंकि देखो जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष होगा। आपसे कोई पूछे आज क्या है, आप कहोगे सोमवार, मंडे, एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप कहोगे कि इसको हम क्यों स्यात् सोमवार बोले, नहीं बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि है तो है, उसमें क्या है। लेकिन अमेरिका में फोन लगाओ और पूछो आज क्या है, तो उसका मंडे नहीं है। तो हो गया ना सापेक्ष, देश काल परिस्थिति। भारत में हो, इस टाइम पे हो, इसलिए आप मंडे कह रहे हो। दुनिया के प्रत्येक हिस्से में मंडे नहीं। हमारा दिन के 9 बजे, उधर रात का 9 बजे, अंतर हो गया ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया आपका ज्ञान सापेक्षता सत्य है, इसलिए आप अपनी ज्ञान की सापेक्षता को बताने के लिए स्यात् शब्द का उपयोग करो। और जैसे ही आप स्यात् शब्द का उपयोग करते हो, आपका जो परामर्श है वो क्या हो जाता है, नए नए वाक्य हो जाता है। आपने कहा कि स्यात् सोमवार है, ये नए है, नए जजमेंट है, सही सही कथन हो गया, प्रमाणिक ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा जैसे ही आपने स्यात् शब्द जोड़ा। ठीक है, इतना क्लियर है कि यहाँ पर देखो अपन ने आंसर में 3 ही स्टेप लिखी है अभी। पहला आंसर की शुरुआत करी है, फिर वही अनेकांतवाद को थोड़ा सा लिखा है, और फिर ये नए शब्द यूज किया है और स्यात् शब्द और स्याद् का अर्थ बताया है। बहुत ज्यादा नहीं लिखा है अपन ने, केवल 3 स्टेप ही लिखे हैं, स्यात् शब्द के अर्थ तक को ही बताया है। ठीक है, 3 स्टेप। अब चौथी स्टेप में फिर आप पैराग्राफ चेंज करोगे और क्या लिखोगे, अब यहाँ पर अंधे और हाथी के उदाहरण को समझाओगे कि भाई जैन दर्शन में अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जैन दर्शन में अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अंधे एवं एक हाथी की कहानी का उल्लेख करते हैं। अंधे एवं एक हाथी की कहानी का उल्लेख करते हैं। अंधे एवं एक हाथी की कहानी का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अब आप मतलब जैन फिलोसोफर अपने सिद्धांत स्याद्वाद की स्पष्टता को और स्थापित करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। एक वो कहानी का उल्लेख करते हैं कि इसमें क्या होता है, कुछ अंधे हाथी को जानने के लिए, क्या, कुछ अंधे हाथी के आकार को जानना चाहते हैं और एक एक करके कोई हाथी के पैर, कोई हाथी के कान, कोई हाथी की पूंछ, कोई हाथी की सूंड, कोई हाथी का पैर, कोई पूंछ, कोई कान, कोई सूंड पकड़ता है। और तदनुरूप उनका आंसर क्या रहता है, जिसने पैर पकड़ा वो हाथी को स्तंभ के रूप में बताता है, सूत के रूप में बताता है, पूंछ रस्सी के रूप में बताता है, जिसने सूंड पकड़ी वो अजगर या सांप के रूप में बताता है। बस इतने ही लिखना, ज्यादा कहानी नहीं लिखना अपन को,
बस इतना बता दें कि अंधे और हाथी की कहानी का उल्लेख करते हैं, जिसमें कुछ अंधे हाथी के आकार को जानने के लिए उसके अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हैं और तदनुरूप उनका ज्ञान। और फिर क्या बताओगे कि प्रत्येक अंधा यही सोचता है कि उसका ज्ञान सही है। प्रत्येक अंधा यही सोचता है कि उसका ज्ञान सही है। प्रत्येक अंधा यही सोचता है कि उसका ज्ञान ठीक है, ठीक है ना। परंतु जैसे ही उन्हें पूरे हाथी को स्पर्श कराया जाता है या हाथी के एक एक अंग को स्पर्श कराया जाता है, उनका मतभेद दूर हो जाता है। परंतु जैसे ही उनके जैसे ही उनको हाथी के अन्य अंगों को स्पर्श कराया जाता है, कराया जाता है, उनका मतभेद दूर हो जाता है। उनका मतभेद दूर हो जाता है। जैसे ही उनको कराया जाता है, उनका मतभेद दूर हो जाता है। बस यही है अंधे और हाथी की कहानी का उल्लेख। और बता दिया, इस कहानी के माध्यम से जेनी ने बता दिया कि तुम जो दार्शनिक वाद विवाद करते हो वो अंधे और हाथी की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम कह रहे हो कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बौद्ध कहेंगे कि नहीं, क्षणिकता ही एकमात्र सत्य है। एक दृष्टि से क्षणिकता सत्य है, एक दृष्टिकोण से स्थिरता सत्य है। जैन क्या कह रहे हैं? क्षणिकता भी सही है, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, विवाद की जरूरत ही नहीं है। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि क्षणिकता ही सही है? ऐसा कहो कि क्षणिकता भी सही है, नित्यता भी सही है। मतलब जैन दर्शन सारे वाद विवाद का, देखो इसको इस रूप में भी समझो। क्वेश्चन पूछा जैसे लास्ट ईयर बौद्ध फिलोसफी को लेकर पूछ लिया कि कैसे उपयोग करोगे। भाई ने तो पूछ लिया बौद्ध की कहानी देकर कि आप प्रशासन में कैसे इसको उपयोगी लाओगे। तो ये शादवाद, प्रशासन क्या, ये तो हर जगह उपयोगी है, जीवन में उपयोगी है, दैनिक जीवन में उपयोगी है, सारा वाद विवाद की जड़ खत्म कर दे रहा है। राष्ट्रों के बीच जो विवाद है, ऐतिहासिक विवाद जो चला रहा है, मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, क्रांतिकारी है, गांधीवादी है, कितने दृष्टिकोण है। जैन क्या कह रहे हैं? सब सापेक्ष है। गरीब की दृष्टि से देखोगे तो मार्क्सवाद सही लगेगा, अमीरों की दृष्टि से देखोगे तो पूंजीवाद सही लगेगा, मिडिल क्लास की दृष्टि से देखोगे तो समाजवाद ठीक टाइप का लगेगा, थोड़ा सा कि दोनों दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था ठीक टाइप की लगेगी। तो आपका देखो जैन क्या बता रहा, आपका जो विचार है, आपका मतलब क्या है, किसी भी मनुष्य की जो थॉट है, विचार है, वो उसके देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होती है। देश काल परिस्थिति के सापेक्ष। आप स्त्री हो पुरुष हो, आपके लिए रिलेटिव अलग अलग हो गई। भाई आप यदि पुरुष हो तो आपकी सोच थोड़ी सी अलग है, स्त्री की सोच थोड़ी सी अपने आप अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जीवन अलग अलग है, समाज के अलग अलग नियम। आप अमीर हो, आप गरीब हो, अमीर होगी तो अलग सोच होगी, गरीब होगी तो अलग सोच होगी। आप अफगानिस्तान में पैदा हुए होते तो अलग सोच होती है आपकी, आप अमेरिका में पैदा हुए तो अलग सोच हुई होती है आपकी, आप हिंदू के रूप में पैदा हुए तो अलग सोच है, मुसलमान के रूप में पैदा होते तो अलग सोच है। तो हमारी जो, जिसको आप थॉट, क्योंकि देखो हमारी सोच ही हमारा जीवन है, जैसा हम सोचते हैं वैसे जीवन जी रहे हैं। भाई हम जैसा सोच रहे हैं ना कि भाई ऐसा करना है, उसी के अनुरूप हमारा जीवन है। आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, सब आप पे पैदाइश, जहां आप पैदा हुए आपको जैसा संस्कृति मिली, जैसा खान पान, उसी को आपने अपना लिया। तो विवाद की कोई बात नहीं है। आप अड़ जाते हो कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है। भाई तू जो कह रहा है वो सही है तेरे दृष्टिकोण से, तेरा थॉट थी, तेरी देश काल परिस्थिति एक अलग थी, लेकिन तू क्या कह रहा है कि नहीं ये तुम भी मानो। हो सकता है कोई हिमालय में रह रहा है, नॉर्थ पोल पे रह रहा है, और उसके लिए तो क्या है,
गर्म कपड़े पहनना एक रियलिटी है, सत्य है कि बिना इसके सर्वाइव नहीं। अब वो जब भूमध्य रेखा पे किसी व्यक्ति को ज्ञान दे रहा कि नहीं तुम बिना गर्म कपड़े के कैसे घूम सकते हो बाहर, संभव ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये स्यादवाद सारे दार्शनिक विवादों का अंत है, सारे दार्शनिक विवादों का अंत है। विवाद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सापेक्षता सत्य है। आप देखो आदमी की समस्या क्या है ना कि वो अपने सत्य को स्थिर मान के और अड़ जाता है कि ये हमारा सत्य, बात खत्म हो गई। और जैसे ही आपने अपने सत्य को स्थिर मान लिया, डायलॉग की संभावना खत्म हो जाती है। हम बातचीत जरूर करते हैं लेकिन डायलॉग नहीं हो पाता है। क्या कि हम अपनी बात बोलगी, सामने वाले की सुनते ही नहीं। भाई हमारे उन्हें विपरीत बोला, हम सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों के विपरीत है। जबकि आपका जो विचार है वो क्या है? सापेक्षता है। तो यही जैनों का स्यादवाद है, ठीक है ना? कि इस स्यादवाद के अंतर्गत जैनों ने समस्त दार्शनिक विवादों को समाधान कर दिया कि हमारा जो ज्ञान है वो क्या है? सापेक्षतया सत्य है, देश काल परिस्थिति से आबद्ध है, ठीक है? तो देखो जैसे आपने अंधे और इसकी कहानी लिखी, फिर पैराग्राफ चेंज करो। इस प्रकार स्यादवाद, इस प्रकार स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है जो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप ज्ञान की सत्यता को प्रकट करता है और दार्शनिकों के बीच के विवाद को समाप्त करता है, ठीक है ना? कि हमारा जो ज्ञान है वो उसकी सापेक्षता को सिद्ध करता है और बताता है कि हमारा समस्त ज्ञान देश काल एवं परिस्थिति से आबद्ध होने के कारण सापेक्षता सत्य होता है, ठीक है? इतना लिखोगे, फिर आप चेंज करोगे कि स्यादवाद की अभिव्यक्ति, स्यादवाद की अभिव्यक्ति स्यादवाद की अभिव्यक्ति, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस स्यादवाद को सामूहिक रूप से, ऐसा लिख लेना, स्यादवाद को सामूहिक रूप से सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है, सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है। सप्तभंगी नय क्या है? सप्तभंगी नय है कि किसी भी, सप्तभंगी नय का अर्थ है किसी वस्तु के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी वस्तु के विषय में नय, नय मतलब क्या है? परामर्श, के 7 प्रकार हो सकते हैं। किसी वस्तु के विषय में परामर्श के 7 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना? यही सप्तभंगी नय है। परामर्श नय के संदर्भ में सप्तभंगी नय का अर्थ है, मतलब समझ रहे हैं ना कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, और क्या बताया कि इस वस्तु के अनंत धर्म है। हम किसी एक धर्म को देख सकते हैं, वस्तु के अनंत धर्म हैं। इन अनंत धर्मों में से हम केवल एक धर्म का ज्ञान कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट होगा, जैन दर्शन कहता है कि आपका स्टेटमेंट केवल 7 ही प्रकार का हो सकता है। आप जो वस्तु के अनंत धर्मों को देख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट अनंत होगा। स्टेटमेंट कितनी कैटेगरी बता दी उनने? 7। केवल 7 ही तरह का स्टेटमेंट होगा। जजमेंट जिसको कह रहे हैं ना, न्याय परामर्श के 7 ही प्रकार होंगे। वस्तु के अनंत धर्मों को आपका जो स्टेटमेंट बताएगा, आप जो वस्तु के बारे में बताओगे, वो क्या बताओगे? केवल 7 तरीके का ही परामर्श हो सकता है। इसमें पहला परामर्श है कि स्यात् वस्तु है,
पहला परामर्श, पहला नय क्या है? स्यात् वस्तु ऐसा लिख दो कि सिर्फ स्यात् है, स्यात् है। भाई आपसे किसी वस्तु के बारे में पूछा गया तो आप या तो ये बताओगे ना कि या तो है या तो नहीं है, तो ये वही है, स्यात् है। आपने कहा कि इस कमरे में कुछ वस्तु है या नहीं, इस कमरे में का घड़ी है, तो आप कहोगे है या नहीं, दो ही स्टेटमेंट दे सकते हो। लेकिन यहां पे पहले बोल दिया गया कि है और नहीं, नहीं बोलना है अपन को, क्या बोलना है? स्यात् है। या दूसरा क्या हो सकता है? स्यात् नहीं है। दो स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर है। आपसे पूछा गया कि, और देखो यहाँ पे उदाहरण भी जे नहीं समझा रहे हैं, हमको वही उदाहरण लिखना है। ये कमरे में घड़े का उदाहरण देते हैं। पूरी भारतीय फिलोसफी में मिट्टी के घड़े को उदाहरण ले लेके समझाया गया है। कि आपसे पूछा जाए कि कमरे में घड़ा है या नहीं, तो आपने देखा और कहा है, तो उसको है नहीं बोलना, क्या बोलना है? स्यात् है। आपने देखा और आपको दिखाई नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे? स्यात् नहीं। ठीक है ना? स्यात् घड़ा कमरे में है, इसको इस रूप में बोला गया है उदाहरण के माध्यम से कि स्यात् कमरे में घड़ा है, स्यात् कमरे में घड़ा है। मतलब क्या है कि स्यात् कमरे में घड़ा होने का मतलब क्या है कि भैया इस समय, इस परिस्थिति में, इस कमरे में, इस रूप रंग के आकार का मिट्टी का एक घड़ा विद्यमान है। ये आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, स्यात् है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है कि स्यात् कमरे में घड़ा नहीं है। ठीक है ना? कि इस समय, इस कमरे में एक विशेष समय स्थान पर एक विशेष रंग रूप आकार का मिट्टी का कोई घड़ा मौजूद नहीं है। ठीक है? तो दूसरा स्टेटमेंट देखो, दो स्टेटमेंट तो एक बिल्कुल सरल है कि एक में बोल दिया स्यात् है और एक में बोल दिया स्यात् नहीं है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है स्यात् है, स्यात् नहीं है, स्यात् है, स्यात् नहीं है। ठीक है ना? ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है? घड़े का विधान और निषेध दोनों है। घड़े का विधान, विधान मतलब होना, और निषेध मतलब ना होना, दोनों है। निषेध दोनों है। अब देखो, विरोधी स्टेटमेंट, या तो घड़ा होगा या नहीं होगा। तुम ऐसा कैसा कह रहे हो कि है भी और नहीं भी? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् है, स्यात् नहीं। तो देखो, है नहीं दोनों का मतलब ये है यहां पर कि भाई इस देश काल परिस्थिति में, मतलब जिस कमरे में, इस कमरे में मिट्टी का घड़ा नहीं है, पीतल का घड़ा है। अब तुम पीतल के घड़े को घड़ा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो सकता तुम मिट्टी के घड़े को ही घड़ा मानो। फिर उन्होंने कहा कि घड़ा गोल नहीं है, चौकोर टाइप का घड़ा रखा हुआ है, तो गोल घड़े को घड़ा कह रहे हैं, चौकोर घड़े, चौकोर आकृति का जो बर्तन है उसको घड़ा कहते हैं या नहीं कहते हैं, हमें क्या पता। इसलिए हमने क्या बोल दिया, हो सकता है इस कमरे में ना रखा हो, उस कमरे में रखा हो। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट है कि स्यात् है, स्यात् नहीं। मतलब एक दृष्टिकोण से देखो तो घड़ा है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से नहीं। भाई तुम्हारी घड़े की परिभाषा क्या है? तुम कह रहे गोल होता है घड़ा, मिट्टी का होता है घड़ा, लेकिन यहां पे क्या है? पीतल का घड़ा है, चौकोर आकृति का है। अब यदि मैं बोल दूं कि घड़ा है और तुम आके बोल दो कि ये घड़ा है, इसको घड़ा कहते हैं, घड़ा नहीं देखा आज तक तूने, ये हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा।
तो आप बोल दे रहे हो कि भैया देखो स्यातास्ति स्यात नास्ति, मतलब स्यात है स्यात नहीं है, एक दृष्टिकोण से घड़ा मौजूद है और एक दृष्टिकोण से घड़ा मौजूद नहीं। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट, स्यात है स्यात नहीं है। चौथा स्टेटमेंट है स्यात अव्यक्त है, स्यात अव्यक्त है। स्यात अव्यक्त, अव्यक्तम कहते हैं उसको, अव्यक्त, स्यात अव्यक्तम। अब देखो अव्यक्त का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया भाषा की सीमा के कारण हम घड़े के अस्तित्व को व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा की सीमा मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम घड़े की व्याख्या कर दे, है नहीं है, दोनों नहीं है, क्या कुछ कहें। तो वही कह रहे हैं कि भाषा की सीमा के कारण एक साथ नहीं कह सकते, अतः हम क्या कह रहे हैं, अव्यक्त। ठीक है। साथ अव्यक्तम का अर्थ है कि एक साथ हम सब कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, भाषा की सीमा के कारण हम घड़े का निर्वचन कर दे रहे हैं। भाषा की सीमा के कारण हम घड़े के संदर्भ में कोई स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं अव्यक्त, अव्यक्तम, अव्यक्तम, हम अव्यक्त इस चीज को व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है। देखो ये 4 स्टेटमेंट है, टोटल कितने, 7 लिखने, बाकी के जो 3 है ना इन्हीं से मिला जुला के बनाए गए हैं। जैसे पांचवा जो स्टेटमेंट है, पांचवा नए, पांचवा परामर्श का पांचवा प्रकार स्यात है और स्यात अव्यक्त भी है। पांचवा क्या, स्यात है और अव्यक्त भी है। और ठीक है ना, पहले और चौथे नए को मिलाने के बनता है कि एक देश काल परिस्थिति के हिसाब से विद्यमान भी है और अव्यक्त भी है। इसको ऐसा याद रखना कि पहला प्लस चौथा स्टेटमेंट मिलाया तो ये बना, और पहला और चौथा क्या, कि स्यात है और अव्यक्त भी है। फिर छठवां स्टेटमेंट है स्यात नहीं है, स्यात नहीं है और अव्यक्त भी है। ठीक है ना, कि है भी नहीं, कोई तीसरा चौथा, तीसरा प्लस चौथा नए को मिलाया तो बन गया अव्यक्त और नहीं है। ठीक है ना। फिर सातवां स्टेटमेंट है स्यात है, स्यात नहीं है और स्यात अव्यक्त है। तीसरे एवं चौथे नए को जोड़ने से बना, तीसरे और चौथे नए को जोड़ने से बना है। तो ये सप्तभंगी नय है, नय के 7 प्रकार, जजमेंट। अब देखो ये जैन फिलोसफी क्या कह रही है कि किसी भी वस्तु के संदर्भ में आप जो परामर्श देते हो वो इस 7 श्रेणी में ही आएगा, 7 कैटेगरी, 7 ही प्रकार का हमारा वक्तव्य हो सकता है किसी भी वस्तु के संदर्भ में। ये लिखा ना नय, ये केवल 7 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आपसे कुछ डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जैन दर्शन के सप्तभंगी नय को समझाइए, या जैन दर्शन में नय के या परामर्श के या स्टेटमेंट के प्रकारों को समझाइए। ठीक है ना। अब देखो यदि वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, सप्तभंगी नय, तो भी आपको क्या है, सीधे सप्तभंगी नहीं, आपको थोड़ा ना थोड़ा स्यादवाद तो बताना ही पड़ेगा। स्यादवाद बताने के बाद ही सप्तभंगी नहीं बताएगा,
लेकिन स्यादवाद आप थोड़ा सीमित करोगे, उतना विस्तार से नहीं लिखोगे, आप सप्तभंगी नय को विस्तार दोगे कि भाई 7 अलग अलग लाइन लिखोगे और लाइन की व्याख्या भी करोगे, एक एक शब्द में एक घड़े का उदाहरण भी दोगे, क्योंकि आपसे वो क्या है, सप्तभंगी नय ही पूछ रहा है। लेकिन वो यदि पूछता है कि जैन दर्शन के स्यादवाद को समझाइए, तो फिर जो अपन ने शुरू में किया ना वहां से शुरू करेंगे, लेकिन सप्तभंगी नय का एक पैराग्राफ आएगा, फिर आप उसकी व्याख्या नहीं लिखेंगे, बस अब बता देंगे कि स्यादवाद को सामूहिक रूप से सप्तभंगी नय कहा गया। सप्तभंगी नय मतलब क्या है, नय के 7 प्रकार बताया गया कि स्यात है नहीं है, 7 लिख देना एक पैराग्राफ में, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर लिखना है, स्यातवाद और सप्तभंगी नय। ठीक है, तो देखो ये स्यादवाद भी हो गया, सप्तभंगी नय भी हो गया। अब इसकी हमको आलोचना भी देखनी है। आलोचना पहली आलोचना की है बौद्ध और वेदांतियों ने। बौद्ध एवं वेदांतियों के अनुसार बौद्ध और वेदांतियों के अनुसार स्यादवाद, इनने क्या है, बौद्ध और वेदांतियों के अनुसार स्यादवाद संभावनावाद है। बौद्ध और अद्वैतवादी वेदांतियों ने स्यादवाद को क्या कहा है, संभावनावाद। संभावनावाद कहकर इसे पागलों का प्रलाप कहा है। पागलों का प्रलाप, पागलों का प्रलाप बताया है। अद्वैत वेदांतियों ने स्यादवाद को संभावनावाद कहकर इसे पागलों का प्रलाप बताया है, क्योंकि इसमें विरोधी धर्म एक साथ एक वस्तु में विद्यमान बताए हैं। देखो ये भी एक स्टेटमेंट है, आलोचना के रूप में पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन, बहुत मतलब ठीक है ना। पूरी जैनों को क्या कह रहे हैं, पागलों का प्रलाप। पागलों का प्रलाप मतलब पागलों की बातों का कोई अर्थ होता है क्या, कुछ भी बकते हैं वो तो यहाँ पे ये बौद्ध और अद्वैत वेदांती कह रहे हैं कि ये पागलों जैसी बात कह रहे हैं कि परस्पर विरोधी गुण एक ही वस्तु में कैसे हो सकते हैं। भाई आप या तो कहोगे कि अंधेरा है या उजेला है, ये कह सकते हो ना। अब कह रहे कि नहीं अंधेरा उजाला दो एक साथ है, ऐसे कैसे भाई। अंधेरा तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं है, प्रकाश की गैर मौजूदगी अंधेरा, जैसे ही प्रकाश हुआ अंधेरा अपने आप गायब हो गया। तो दो विरोधी चीजें एक साथ संभव कैसे है, और ये जैन यही कह रहे हैं। कमरे में घड़ा है, एक दृष्टिकोण से कह रहे नहीं है, तीसरी दृष्टिकोण से कह रहे है भी और नहीं भी, चौथी दृष्टिकोण से कह रहे अव्यक्त भी है। तो ये पागलों का, पागलों जैसी बात हो रही है। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं, बहुत प्राचीन भारतीय परंपरा है। जैनियों ने भी इनकी, बौद्धों की आलोचना की है, वेदांतियों की। पहले क्या है कि भैया आप अपना तर्क देते थे, तर्कों को साबित करने के लिए दूसरा तर्क देना पड़ता था, सामने वाला तो आलोचना करेगा। अब ऐसा नहीं सामने वाले ने आलोचना करे तो उसकी गर्दन काट दी कि तुमने हमारी आस्था पर चोट कैसे पहुंचाई। आस्था की बात नहीं होती है, आप अपना दर्शन दे रहे हो, तर्क के आधार पर सिद्ध करो। यदि आप कह रहे हो कि हमारा सही है तो शास्त्रार्थ कर लो, शास्त्रार्थ में यही बताया जाएगा कि क्या पागलों का प्रलाप है। तो फिर आपको समझाना पड़ेगा कि भैया ये पागलों का प्रलाप नहीं है। फिर आप उसको समझाओगे कि भैया वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, उस अनंत धर्म में से हम सब कुछ एक साथ नहीं देख सकते हैं। तुम ये जो कह रहे हो ना, यही गलत पकड़ रहे हो। स्यादवाद पहले बता दिया क्या नहीं है, संभावनावाद नहीं है। ये सत्ता का क्या है, ये सापेक्षता का सिद्धांत है। तो आप ये समझाओगे ना उनको, बस ऐसे ही फिर दर्शन का विकास होता। फिर आपने समझा, फिर कोई काउंटर क्वेश्चन करेगा। जब तक आप उसके काउंटर क्वेश्चन को खत्म नहीं करते जाओगे, वो क्वेश्चन पूछते जाएगा। यही तो शास्त्रार्थ होता था। तो पूरी फिलोसफी में भी अपन बौद्ध पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि जैनों ने बौद्ध की कटु आलोचना करी है, वेदांतियों की सब आलोचना करते हैं। तो ये सब क्रिटिसिज्म है, दर्शन का हिस्सा है। इसको धर्म से दूर रखा गया है, यहाँ पे आलोचना की जा सकती है।
तो ये आलोचना की पागलों का प्रलाप बताया, और क्या बताया कि परस्पर विरोधी गुण एक वस्तु में एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते हैं। अब यही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैनों का स्यादवाद, जैन दर्शन का स्यादवाद एक निरर्थक दर्शन है, ऐसा करके पूछ लेगा। पागलों का प्रलाप शब्द यूज ना करे, कर भी सकता है, या ऐसा पूछ देगा निरर्थक दर्शन है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि स्यादवाद संभावनावाद है, या स्यादवाद से अनिश्चिततावाद की झलक मिलती है, या स्यादवाद एक संशयवादी सिद्धांत है, समझाइए। जैन दर्शन का स्यादवाद एक संशयवादी सिद्धांत है, समझाइए। तो आपको बताना पड़ेगा संशयवाद नहीं है, संभावनावाद नहीं है, अज्ञेयवाद नहीं है। स्यादवाद में स्याद शब्द का अर्थ क्या है? सापेक्षता, और ये हमारे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ऐसा समझाओगे। मतलब समझ रहे ना आप? मेंटली प्रिपेयर रहो कि इसका आंसर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये आलोचना तो हमने आलोचना में लिख दी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये आलोचना स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये वस्तु में परस्पर विरोधी गुणों की बात नहीं हो रही है। वस्तु में परस्पर विरोधी गुण हो नहीं हो, हम तो केवल एक गुण को देख पा रहे हैं, तो हम अन्य गुणों को कैसे खारिज कर सकते हैं? इसलिए स्यात् शब्द को जोड़ा गया है। स्यात् शब्द का मतलब है कि भैया देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये वस्तु के संदर्भ में ये स्टेटमेंट, ये जजमेंट है। कोई दूसरा आएगा तो उसको दूसरी गुण दिखाई देगा, तो उसका स्टेटमेंट या उसका जजमेंट बदल जाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारा सत्य है और बाकी गलत है, हम कह रहे हैं कि हमने ये देखा, बात कर रहे हैं। ये है जैनों का स्यादवाद। तो आलोचना में हम जरूर लिख रहे हैं, लेकिन आलोचना को भी पकड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी आलोचना की गई। देखो, दूसरी आलोचना में क्या बोला गया है कि जैन दर्शन ने बौद्धों की भी आलोचना की है और वेदांतियों की भी आलोचना की है। किस शब्द को पकड़ के आलोचना की है? एकांतवादी। याद करो, हमने अनेकांतवाद में पढ़ा था। बौद्ध, बौद्ध किस समस्या से ग्रसित है? बौद्ध क्षणिक एकांतवाद की समस्या से ग्रसित है। क्षणिक एकांतवाद, ये लिखना नहीं, मैं बता रहा हूं बस, अपन ने अनेकांतवाद में लिखा है। और जो वेदांती हैं वो ब्रह्म एकांतवाद वाद के दोष से ग्रसित। ले देखिए, जैन क्या कह रहे हैं कि बौद्ध और वेदांती दोनों ही एकांतवाद के दोष से ग्रसित हैं। बौद्धों ने क्षणिकता को पकड़ लिया है और क्या बोल रहे हैं कि क्षणिकता ही एकमात्र सत्य है। एक एकांतवाद मतलब केवल एक दृष्टिकोण। बौद्धों ने क्षणिकता को पकड़ लिया और क्या बोल दिया कि क्षणिकता ही सत्य है। वेदांतियों ने नित्यता को पकड़ लिया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म निराकार निरोध, ब्रह्म के संदर्भ में नित्यता को सत्य मान लिया है। इनने क्षणिकता को छोड़ दिया, इनने नित्यता को छोड़ दिया, दोनों एकांतिक दृष्टिकोण हो गए। अब देखो, इनके आलोचक इन्हीं की इसी बात को पकड़ के आलोचना करते हैं, ठीक है ना। क्या कहे है आलोचना में कि जैन दर्शन में सप्तभंगी न्याय, जैन दर्शन में सप्तभंगी न्याय के आधार पर अन्य मतों की परीक्षा की गई। सप्तभंगी न्याय के आधार पर अन्य मतों की परीक्षा की गई। अन्य मतों की परीक्षा की गई है और अन्य मतों को, अन्य मतों को मतलब क्या है? बौद्ध, अद्वैत, वेदांती, अन्य मतों को सापेक्ष सत्य मानकर, सापेक्ष सत्य मानकर, अन्य मतों को सापेक्ष या सत्य मानकर अपने मत को पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं। अपने मत को पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं।
अपने मत को पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं, यहां वो स्वयं सापेक्ष को छोड़कर एकांतवाद में फंस जाते हैं। यहां वो स्वयं सापेक्ष को छोड़कर, यहां वो स्वयं सापेक्ष को छोड़कर एकांतवाद में फंस जाते हैं, एकांतवाद में फंस जाते हैं। समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं? भाई तुम बता रहे हो कि सापेक्षता सत्य होता है, ज्ञान ज्ञान कैसा होता है, सापेक्षता सत्य होता है, बात खत्म हो गई। और आप सभी मतों को क्या बोल रहे हो कि हाँ तुम भी सापेक्ष सही, तुम भी सापेक्ष सही, तुम भी सापेक्ष सही, मतलब तुम जो क्षणिकता को कह रहे हो कि हाँ एक दृष्टिकोण से क्षणिकता सही है और तुम्हारे दृष्टिकोण से तुम नित्य, तो तुम्हारा भी सापेक्षता दृष्टिकोण है, सब सापेक्ष है। तो भाई ये भी कहो कि हमारा भी सापेक्ष है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि सबको सापेक्ष सत्य मानकर अपने मत को पूर्ण रूप से स्थापित कर देते हैं और क्या बोल देते हैं कि यही एकमात्र सत्य है। और जैसे ये कहते हैं कि सापेक्षता ही, मतलब देखो भाषा की है वही चतुराई, जैसे आपने कहा कि सापेक्षता ही एकमात्र सत्य है, विरोधी हो गया ना। आपने तो ये बताया ना कि एकमात्र सत्य नहीं होता है, आप ये कहो कि यह भी सत्य है। आप कैसे कह रहे हैं? आपने सापेक्षता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सापेक्षता को स्वीकार करते करते आप एकांतवाद में घुस गए। आप भी तो एकांतवादी हो गए ना भाई। ये क्षणिक एकांतवादी, ये ब्रह्म एकांतवादी, आपको भी कह सकते हैं सापेक्ष एकांतवादी। समझ रहे ना? आपको भी सापेक्ष एकांतवादी कहते हैं। तो बस इतना याद रखने को दूसरी आलोचना में क्या लिखना है कि जो स्वयं को छोड़कर मतलब स्वयं भी एकांतवाद में फंस गए, ये दूसरी आलोचना हो गई। ठीक है। तीसरी इसमें एक और आलोचना लिख सकते हैं कि अभी जैन दर्शन पढ़ेंगे हम आगे, और उसमें क्या है, जैन दर्शन में ज्ञान को, जैन दर्शन में ज्ञान को, जैन दर्शन में ज्ञान को, कौन सा ज्ञान चाहो तो इसको लिख लो केवल ज्ञान, पुस्तक में ऐसे लिख लो कि जैन दर्शन में केवल ज्ञान को। केवल मतलब समझ है ना, केवल वाला केवल नहीं है, केवल्य वाला केवल है, मोक्ष ज्ञान जिसको कह रहे हैं, कि जैन दर्शन में केवल ज्ञान को। ठीक है ना, ये ओनली वाला केवल नहीं है, केवल्य वाला केवल है। केवल ज्ञान को शुद्ध पूर्ण अपरोक्ष ज्ञान माना गया है। कैसा माना गया है? शुद्ध पूर्ण और अपरोक्ष ज्ञान माना गया है। शुद्ध माना गया है, पूर्ण माना गया है, अपरोक्ष माना गया है। और यह वस्तुतः, यह वस्तुतः निरपेक्ष तत्व की स्वीकृति है। यह वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तत्व की ही स्वीकृति है, निरपेक्ष तत्व की स्वीकृति है। यह वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तत्व की ही स्वीकृति है। समझ रहे हैं ना? अभी क्या है ना कि जैन दर्शन में जो ज्ञान, केवल ज्ञान की परिभाषा दी गई, वो क्या बोला है? शुद्ध है, पूर्ण है, अपरोक्ष है। मतलब एक तरह से आप सापेक्षता की बात करने लगते हो, लेकिन जैसे ज्ञान की बात आती है आप उसको क्या है, एब्सोल्यूट साबित कर देते हो। तो वही लिखा है कि किसी चीज को शुद्ध पूर्ण और अपरोक्ष मानने का मतलब ये है कि आपने निरपेक्ष, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष सत्य की स्वीकृति कर ली है। जबकि आप तो कह रहे हो कि सब कुछ सापेक्ष होता है, निरपेक्ष जैसा कोई शब्द यूज करना भी नहीं है। तो ये तीसरी आलोचना की गई है। ठीक है, तो बस ये तीन ही आलोचना है। आप इसको अनेकांतवाद की आलोचना में भी लिख सकते हो, स्यादवाद की आलोचना में भी, सप्तभंगी नहीं, तीनों में आपका आलोचना सेम होगा। फिर अंत में इसका महत्व है, महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि स्यादवाद क्या है? जैनों की उदारता एवं सहिष्णुता का परिचायक है। जैनों की
उदारता एवं सहिष्णुता का परिचायक है। जैनों की उदारता एवं सहिष्णुता को परिचायक है, जो अन्य मतों को भी आंशिक रूप से सत्य मानता है। देखो बहुत बड़ी बात है, जो अन्य मतों को भी आंशिक रूप से सत्य मानता है। अन्य मतों को भी आंशिक रूप से सत्य मानता है, ठीक है ना। कोई भी मत संप्रदाय अपने मत को एब्सोल्यूट सत्य मानता है। अभी शंकराचार्य पढ़ेंगे, अद्वैत ब्रह्म एकमात्र सत्य है, बाकी किसी की बात नहीं, सब खारिज। तो अपने आप को एब्सोल्यूट साबित करते हैं। जैन ही एकमात्र ऐसा है जो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा भी सही है। बौद्ध से कह रहे हैं तुम्हारा भी आंशिक सही है, तुम्हारा भी आंशिक सही, सबका आंशिक सही। क्यों? क्योंकि अनंत दृष्टिकोण है, कोई भी दृष्टिकोण हो सकता है, आप सबको खारिज कैसे कर सकते हो। तो ये एक ऐसी फिलोसफी है जो क्या है, अन्य फिलोसफी को भी एग्जिस्ट करवा रही है कि हाँ भाई तुम भी आंशिक रूप से सत्य हो, क्योंकि सत्य हमेशा सापेक्ष निरपेक्ष नहीं है। और इतनी सी बात यदि हो जाए तो क्या है, धार्मिक संघर्ष, मतभेद, वाद विवाद सब समाप्त हो जाए। ये क्या है, धार्मिक संघर्ष, मतभेद, वाद विवाद आदि का उदारतापूर्ण समाधान करता है। समाधान, वाद विवाद आदि के समाधान के लिए उदारतापूर्ण मतभेद स्वीकार करता है या उदारतापूर्ण समाधान स्वीकार करता है। क्योंकि जैसे ही आपने आपने अपने अपोजिशन वाले को आंशिक सत्य मान लिया तो आधा विवाद तो वैसे समाप्त हो जाएगा ना, कि आप मान रहे हो कि वो झूठ नहीं कह रहा है। बाकी स्थिति में तो क्या मान के चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, हमारा एकमात्र सत्य। लेकिन जैन का ये जो स्यादवाद है, ये इस चीज को स्थापित करता है कि ज्ञान सापेक्षता होता है, कोई भी ज्ञान एब्सोल्यूट नहीं है। और यदि ये मान लिया जाएगा तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जैन दर्शन का स्यादवाद, एकांतवाद, सप्तभंगी ने उनकी आलोचना, उनके महत्व में आप ये बता सकते हो। क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है महत्व। आप अपने इसका उपयोग बता सकते हो, प्रशासन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग, वर्तमान की समस्याओं के समाधान करने में उपयोग। यही तो लड़ाई है ना, यही तो लड़ाई है। धार्मिक संघर्ष देखने को मिलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपनी अपनी जगह सही है, सब सापेक्षिक सही है। राजनीतिक, मार्क्सवाद सही है, पूंजीवाद सही है, समाजवाद सही है, सब आंशिक रूप से सही है और सब आंशिक रूप से गलत भी। संपूर्ण सत्य कोई नहीं है। और लड़ाई यही हो जाती है कि हम किसी एक चीज को क्या मान लेते हैं, संपूर्ण सत्य, कि यही है सत्य, बाकी सब फालतू बात है। तो बस यहीं से लड़ाई चालू है। तो यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाए तो हम सारी लड़ाइयों का उदारतापूर्ण समाधान कर सकते हैं। तो ये स्यादवाद वर्तमान, मतलब देखो इसको सहिष्णुता से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वर्तमान दुनिया जो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस होती जा रही है, उसके लिए जो जैन दर्शन का स्यादवाद है, एक ये उदारतापूर्ण समाधान प्रस्तुत कर सकता है। बढ़ती असहिष्णुता का, धार्मिक संघर्ष का, बढ़ते वैचारिक मतभेदों का, क्योंकि ये वैचारिक मतभेद युद्ध तक पहुंच जाते हैं, तो उसका शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है ये स्यादवाद। तो यही इसके महत्व के संदर्भ में बताओगे आप। उपयोगिता भी बता सकते हो प्रशासन में, ना प्रशासन में भी तो क्या है, आपको बहुत सारे भाई, आप प्रशासन तो चलाना है, आपको सबका सबके लिए काम करना है। अलग अलग विचारधारा, मत, संप्रदाय, धार्मिक, जाति, भाषा, कितने लोग हैं। आप यदि अपने को सही मानोगे और बाकी को गलत मानोगे तो आप प्रशासन का सही रूप से संचालन नहीं कर सकते हो। तो ये तो एक अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के गुण, अंदर गुण होना चाहिए ना, कि उसमें क्या सहिष्णुता हो। तो ये स्यादवाद क्या उसको सहिष्णुता ही सिखा रहा है ना। तो अपने दैनिक जीवन, भाई दैनिक जीवन में भी उपयोगी है कि आप अपने मत को यदि सर्वश्रेष्ठ मानोगे, सामने वाले को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर विवाद होगा, आपका घर में विवाद होगा, अपनी पत्नी से, पति से विवाद हो जाएगा।
आपका बच्चों से विवाद रहेगा, माता पिता से विवाद रहेगा। तो ये स्यादवाद, ठीक है ना। इसको आपको इसी रूप में देखना है, लेकिन इसका महत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको भी आपको समझना है कि हम इसको किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आप उसको कहीं भी उपयोग कर सकते हो। आप निबंध भी यूज कर सकते हो इसका उपयोग। मतलब आप अपने दिमाग में रखो, जीवन में भी कहीं भी उपयोग कर सकते हो। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्यादवाद कहना क्या चाहता है। सारे विवाद का समाधान यही कहता है, ठीक है ना। तो ये जैनों का स्यादवाद है। इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि जो जैनों का अनेकांतवाद और स्यादवाद है, ये याद रखना, ऐसा स्टेटमेंट एकता और अनेकता का दृष्टिकोण है। एकता और अनेकता की दृष्टि है। एकता और अनेकता की दृष्टि है। देखो, एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, क्या स्टेटमेंट सुनते हैं? अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ये अपन सुनते हैं, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब क्या होता है कि अनेकांतवाद जैसा दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु है, उसमें अनंत गुण, तो अनेकता, लेकिन वस्तु तो एक है, एकता। तो ऐसा लगता है कि अनेकांतवाद अनेकता में एकता का सिद्धांत है। नहीं है। अनेकांतवाद क्या है? एकता और अनेकता की दृष्टि है कि एकता भी है और अनेकता भी है। ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो गलती से भी इसका उपयोग मत कर देना कि जैन दर्शन का अनेकांतवाद एकता में अनेकता को बताता है। वो दृष्टिकोण क्या है? एकता और अनेकता की दृष्टि है। ठीक है। तो ये जैनों का अनेकांतवाद और स्यादवाद है। अब देखो, हो सकता है आपसे स्यादवाद और अनेकांतवाद में संबंध पूछ ले। अनेकांतवाद और स्यादवाद, इन दोनों में संबंध, रिलेशन, ठीक है। देखो, जो अनेकांतवाद है वो क्या है? जैन दर्शन के तत्व मीमांसा से संबंधित है। तत्व मीमांसा से संबंधित है। और जो स्यादवाद है उसका संबंध किससे है? जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। ठीक है। दूसरा, जो अनेकांतवाद का स्वयं में अपना आधार नहीं है। अनेकांतवाद का स्वयं में अपना आधार निहित है। स्वयं में अपना आधार निहित है। जबकि जो स्यादवाद की पृष्ठभूमि क्या है? अनेकांतवाद। स्यादवाद की पृष्ठभूमि अनेकांतवाद है, मतलब अनेकांतवाद से ही स्यादवाद निकलता है। ठीक है। फिर तीसरा बता देंगे कि जो अनेकांतवाद है समन्वयवाद का एक प्रबल प्रकार है। समन्वयवाद का प्रबल प्रकार, मतलब समन्वयवाद नहीं है, उसी का एक प्रकार है, प्रबल प्रकार है। और क्या है? स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है। तो ये आपके जैन के दो मेन सिद्धांत हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद। ये आधारभूत है जैन फिलोसफी का। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं, जैन का बंधन और मोक्ष पढ़ना है, और थोड़ा सा उनका आत्मा विचार, छोटा सा है आत्मा विचार। मेन उनका क्या है? बंधन और मोक्ष।
ठीक है, उसको अपन अब कल देखेंगे।